हेलो दोस्तों, मेरा नाम डीजे है और आज हम पढ़ेंगे साइंस की दुनिया की एक ऐसी ही विशेष विषय जिसका नाम बायोलॉजी है। तो जब आप 10th क्लास पास करके 11th क्लास में प्रवेश करते हैं और बायोलॉजी या जीव विज्ञान को अपनी पसंदीदा विषय में बना लेते हैं, तो आपको इस विषय के प्रति बहुत एक्टिव रहने की आवश्यकता है दोस्तों। इस विषय में आप हमारे चारों ओर पर्यावरण में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जंतुओं और जीवों और उनके जीवन, दैनिक क्रिया आदि का अध्ययन करेंगे। इस विषय में आप जितनी अधिक रुचि लेते हैं, यह विषय आपको उतनी ही बेहतर लगती है और उतनी ही अधिक गहनता से आप इस विषय को पढ़ने लगते हैं। अगर आप इस विषय में बहुत अधिक अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो चीज़ों को बार बार पढ़ें, क्योंकि इसमें शुरू में नामों को याद करने में परेशानी हो सकती है, लेकिन जब आपको ये याद होने लगेंगे तब यह विषय बहुत ही सरल लगती है। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना बायो का फर्स्ट चैप्टर चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जीव विज्ञान का विषय लिए हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि जीव विज्ञान क्या है, क्योंकि अगर बाय चांस आप कहीं चले गए तो आपको किसी ने पूछ दिया कि कौन सा विषय लिया है, तो बताएगा मैं साइंस विषय बायो लिया हूँ, तो फिर पूछेगा कोई प्रश्न तो कैसे करोगी। तो इन सब से डरना नहीं है और सिर्फ आपको ऐसे ही रिलैक्स माइंड से बताना है। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। सिंपल है दोस्तों, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बस उसके जो क्वेश्चन है उसी में आंसर है। जैसे कि जीव विज्ञान क्या है, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, मतलब सजीव जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो हम इस अध्याय में यही पढ़ेंगे, जीव विज्ञान क्या है और सजीवों के प्रमुख लक्षण तथा वनस्पति और जंतु विज्ञान और जीव तथा जीवित प्राणियों का अध्ययन। ठीक है, तो जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं जो दोनों भिन्न है, मतलब एक उत्तर है तो एक दक्षिण है। तो पहला है वनस्पति जगत, मतलब इसको इंग्लिश नाम बॉटनी में भी कहते हैं। तो वनस्पति जगत में क्या आता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति जगत कहलाता है। मतलब कहने का मतलब, वनस्पति जगत में हम विश्व की जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके बारे में हम वनस्पति जगत में अध्ययन करेंगे। और दूसरा है अपना जंतु विज्ञान। मगर इससे पहले आपको बता दूं कि वनस्पति जगत का रचयिता मतलब जनक कौन है, क्योंकि अक्सर 1 नंबर 2 नंबर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए इनका जनक कौन था। तो आपको बताना है वनस्पति जगत का जनक का नाम थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। ठीक है, दूसरा है जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान जियोलॉजी, मतलब इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, मतलब जिसमें जंतुओं का, जैसे शेर भालू चीता, ये सब इसी में आते हैं। और इसका जनक अरस्तु है। कभी आपको पूछ दिया जाए कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो आपको क्या बताना है, अरस्तु। ठीक है, मगर इससे पहले अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं, मगर
लैमार्क ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान का प्रयोग किया था। मतलब अरस्तु ही इनके जनक है, मगर जिसकी नींव लैमार्क ने सर्वप्रथम रखा था। इतना क्लियर है। और देखिए, जीव मतलब ओरिजिन। जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना वह संगठन है जिसमें बाह्य व आंतरिक वृद्धि होती है, विकास होता है, चेतना होता है और अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है। वह जीव कहलाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं का बना संगठन होता है। मतलब कि हमारी जो शरीर है वह अरबों कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, जिसमें बाह्य भी वृद्धि होती है और आंतरिक भी वृद्धि होती है, और वह अपने समान दूसरे जीव उत्पन्न कर सकती हैं, मतलब प्रजनन कर सकती हैं। वह जीव कहलाता है। ठीक है। और आता है कि सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं। ये खास करके पूछा जाता है कि सजीवों के प्रमुख लक्षण पर प्रकाश डालिए। तो इसका लक्षण यह है, सभी सजीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार व संख्या में वृद्धि होती है। वह वृद्धि जीवों में आंतरिक होती है। जीवों के भार व लंबाई में वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा होता है। मतलब इसमें कहने का यह तात्पर्य है कि जीवों के भार व संख्या में वृद्धि होती है। मतलब कि जब एक जीव जब पैदा होता है तो वो मैक्सिमम बहुत छोटा होता है, और जैसी जैसी समय बीतता जाता है उसका शरीर मैच्योर होने लगता है। मतलब उसकी जो मांसपेशी है वह बढ़ने लगती है, और उसका भार भी बढ़ने लगता है। मतलब यह किस कारण से होता है? कोशिका विभाजन के कारण। ठीक है। सजीव प्रजनन करते हैं। मतलब विश्व में सभी सजीव अपनी जाति व अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। मतलब सजीवों का अपना एक स्वभाव है कि अपनी समान दूसरे जीव को उत्पन्न करना। ठीक है। जैसे उदाहरण, खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी, नपुंसक मानव आदि। ठीक है। तीसरा, सजीव उपचय क्रियाएं करते हैं। मतलब सभी सजीवों में हजारों उपचय क्रियाएं होती है, जैसे पोषण, पाचन, संवहनीकरण आदि। ये सभी की स्पष्टी अभिलक्षणी गुण है। मतलब बोला जाए कि जो पोषण, मतलब मानव को जीवित रहने के लिए उसको पोषण करना आवश्यक है, और पोषण कर लिए हैं तो उसको पचाना भी वही आवश्यक है। पचाना भी ठीक है और उसका निष्कासन भी करना जरूरी है। तो यह सजीवों की उपाचयन क्रिया को दर्शाती है। ठीक है। सजीवों में उत्तेजना व चेतना पाई जाती है। मतलब कि जीवों में अपने आसपास के वातावरण या पर्यावरण के भौतिक, रासायनिकों तथा जैविक उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, अर्थात उत्तेजना व चेतना करते हैं। मतलब कि कभी आपने हिरन का वीडियो देखा है? जब वह जंगल में अपना भोजन चर रहा होता है तो अचानक कोई शेर उसके आसपास कहीं छिपकर बैठा रहता है। तो अगर वो एक भी पैर रखता है तो आप देखते होंगे कि जो हिरन है वह एकदम से ही सतर्क हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तो ये उनका एक उत्तेजना या चेतना है
कि वातावरण के प्रति उनका भौतिक गुण कैसा निर्भर करता है। और एक और उदाहरण है, जैसे कि जीवधारी हमेशा वातावरण के प्रति अनुकूलित रहते हैं। मतलब कि हम जहाँ हैं हम वही वातावरण में रह सकते हैं, और अगर बाई चांस हम बाहर चले जाएं, जैसे अपना हिमालय पर्वत, तो वहाँ की ठंड इतनी है कि आप उसको सहन नहीं कर पाओगे, आपका तबीयत बिगड़ जाएगा। तो ये वही कहने का तात्पर्य है कि सजीवों में उत्तेजना व चेतना जो पर्यावरण के प्रति उनको अनुकूलित बनाती है। ठीक है। और एक पांचवा है, जीवों का निश्चित आकार व आकृति होती है। कहने का ये मतलब है कि सभी जीवधारियों की अलग अलग आकार और आकृति होती है। मतलब कि आप चींटी देखे होगे, उसका आकार छोटा होता है। हाथी देखे होंगे, हाथी का आकार बड़ा होता है। चींटी का जो आकृति है वो दूसरा अलग होता है, और जो हाथी का जो आकार है और उसका जो भी संरचना है वो अलग होता है। तो सभी जीव का एक निश्चित आकार है। छठवा, जीवों में जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण आदि क्रियाएं होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवों में जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन मतलब कि श्वसन लेने की क्रिया, और उत्सर्जन मतलब अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करने की क्रिया, और तथा पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये सब जैविक क्रिया है। मतलब ये डेली रूटीन में काम आने वाली श्रृंखला है। ठीक है। सातवां, जीवों में विभिन्नता। मैंने अभी आपको बताया कि अनुकूलता, जीवों में विभिन्नता यानी कि अनुकूलता, समन्वय, गतियाँ, जीवन संघर्ष आदि क्रियाएं। मतलब कि जीवों में उनका एक गुण है जिनके कारण उनको भिन्न बनाती है। मतलब कि जो कि जल में रहने वाले जीव हैं वो जल के प्रति अनुकूलित हैं, तो वो जल में ही रहते हैं। और जो जंतु है वह थल में रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। और प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर है। वह उसका भक्षण करेगा, वह उसका भक्षण करेगा। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा कि एक श्रृंखला था जिसमें जीवों का डेली रूटीन का मतलब उनका खाने का समन्वय, गतियाँ और जीवन संघर्ष, मतलब उनको अपने जीवन काल को चलाने के लिए एक चक्र था जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाकर अपना जीवन यापन करते थे। तो ये वही है जीवों में विभिन्नता। और एक और विशेषता है कि जीवों की अंततः मृत्यु होती है। मतलब कि संसार में जितने भी जीव हैं जो सजीव हैं उनका एक न एक दिन मृत्यु होना तय है। तो आपको यह समझ आया?